ललित एक बड़ी बेकरी में काम किया करता था। वो केक और बिस्किट्स बनाया करता था। जनाब, चॉकलेट केक्स तैयार हैं। अब बटरस्कॉच पेस्ट्रीज तैयार करूं? अरे नहीं, आजकल बटरस्कॉच पेस्ट्रीज की डिमांड कम हो गई है। अब से हम एक दिन छोड़कर एक दिन बटरस्कॉच पेस्ट्रीज बनाएंगे। ओके, बेहतर जनाब। एक काम करो, तुम अब चॉकलेट केक्स बना लो। ठीक है जनाब। धीरे धीरे बेकरी का काम कम होने लगा था और कुछ गिने चुने ही प्रोडक्ट ललित बनाया करता था। वक्त के साथ बेकरी का मुनाफा कम हो गया और अब बेकरी के मालिक ने बेकरी को बंद करने का फैसला ले लिया। ललित, तुम तो जानते ही हो कारोबार ठंडा है, मुनाफा निकल ही नहीं रहा। इसलिए अगले हफ्ते से हम ये बेकरी बंद कर रहे हैं। तुम कहीं और नौकरी ढूंढ लो, ठीक है? ये सुनकर ललित का दिल बैठ गया। कितनी मुश्किल से उसे इस बेकरी में नौकरी मिली थी और अब बेकरी ही बंद हो रही थी। उस दिन ललित मायूस घर लौटा। क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं यार, कितनी मुश्किल से ये नौकरी मिली थी, अब ये भी जा रही है। पर क्यों? अरे बेकरी का कारोबार कम हो गया है, इसीलिए मालिक बेकरी बंद कर रहे हैं। ये हफ्ता आखिरी है यार। हे ऊपर वाले, अब क्या होगा? और क्या होगा, फिर से काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकना होगा। उम्मीद है आपको जल्द ही कारोबार मिल जाए, क्योंकि कुछ रोज में बच्चों की स्कूल शुरू होने वाली है, फिर उनकी फीस वगैरह। हाँ, मुझे याद है। ललित और दर्शना दोनों परेशान थे। अगले रोज ललित नौकरी की तलाश में एक दूसरी बेकरी में गया। जनाब, क्या आपके यहाँ कोई वैकेंसी है? मुझे केक बिस्किट बनाने का 10 सालों का तजुर्बा है। अरे भाई, हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं है। ठीक है जनाब। ललित उदास होकर वहाँ से चला गया। वो अपने काम पर गया और भारी मन से काम करने लगा। आज उसकी नौकरी का आखिरी दिन था। कल से वो बेकरी बंद होने वाली थी। पूरा दिन काम करने के बाद शाम में वो मैनेजर के पास गया। ललित, ये लो तुम्हारा अभी तक का हिसाब। क्या तुम्हें कोई दूसरी नौकरी मिली? नहीं जनाब। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कहीं बात करता हूँ। तब तक तुम भी देखते रहो। उम्मीद है तुम्हें जल्दी नौकरी मिल जाएगी। जी शुक्रिया। ललित अपनी तनख्वाह लेकर घर पहुंचा। उसने वो पैसे अपनी बेगम को दे दिए। ये लो, इस बार थोड़ा तंगी से पैसे खर्च करना, अब पता नहीं कब नौकरी मिलेगी। दर्शना को समझ आ गया था कि ललित बहुत ही परेशान है। ललित कई और बेकरियों में काम तलाशने गया, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई नौकरी नहीं मिली। आखिर वो थक हार कर घर लौट आया। अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। बच्चे खुश थे। वो काफी समय से ललित के लौटने का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ? आज मयंक की सालगिरह है, तो बच्चे आपकी राह देख रहे थे कि आप आएंगे और केक बनाएंगे। मैंने कहा था इन्हें कि शायद आज आप केक ना बना पाए। अरे मेरे बेटे का बर्थडे है तो मैं केक क्यों नहीं बना पाऊंगा? केक बनाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। अरे आज मैं सस्ती चीजों से बढ़िया केक बनाऊंगा, तुम सब देखती रह जाओगी। हाँ। ललित ने कुछ मवाद इकट्ठे किए और केक बनाना शुरू कर दिया। बच्चे गौर से उसे देख रहे थे। ललित ने केक का बैटर मिलाया, उसमें शक्कर और कुछ और चीजें डाली और फिर इस बैटर को एक प्लेट में डाल दिया। अब्बा, हम केक कैसे बनाएंगे? हमारे पास तो भट्टी है ही नहीं। अरे भट्टी नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास कढ़ाई और नमक तो है ना। ललित ने कढ़ाई में नमक भर दिया और उसमें वो केक की प्लेट रख दी और ऊपर से ढक्कन रख दिया। हाँ, अब 20 मिनट में केक तैयार। बच्चे घड़ी के कांटे पर नजर गड़ाए बैठे थे। केक की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। जैसे ही 20 मिनट हुए, ललित ने ढक्कन हटाया और उनका केक तैयार था। ललित ने वो केक दूसरी प्लेट में निकाल लिया और फिर वो मैदे में शक्कर घोलकर क्रीम बनाने लगा और फिर इस क्रीम को केक पर सजा दिया।
देखो तैयार हो गया बेहतरीन केक। पर अब्बू, आपने तो इसमें सारी घर की ही चीजें इस्तेमाल की। हाँ बेटा, इसीलिए तो ये सस्ता और किफायती है। खैर ये सब छोड़ो, अब मयंक का बर्थडे केक काटते हैं। आओ आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मयंक, हैप्पी बर्थडे टू यू। मयंक ने अपना बर्थडे केक कट किया और सबको खिलाने लगा। वाह, ये केक तो लाजवाब है। पूरे खानदान ने वो केक मजे से खाया। इस केक को बनाने में तो बहुत कम चीजों का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको बनाने में खर्च भी कम होगा ना? हाँ, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं सोच रही हूँ आप ऐसे ही केक बनाकर बेचें। बड़ा केक 100 रुपए और इस केक की पेस्ट्रीज बनाकर 1 रुपए में। क्या? छोटे छोटे केक की पेस्ट्रीज बनाकर 1 रुपए में बेच सकते हैं स्कूल के बाहर। बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगी। हाँ, ये आइडिया तो बहुत ही बेहतर है। ये तो मैं कर ही सकता हूँ। वैसे भी कल से स्कूल शुरू होने वाला है। तो कल से ही इस 1 रुपए वाले केक को हम बेचना शुरू करेंगे, ठीक है? ललित को पैसे कमाने का नया जरिया मिल गया। अगली सुबह ललित ने घर में केक बनाना शुरू किया, कढ़ाई में, और उस केक के छोटे छोटे टुकड़े भी काट लिए और उन सब को बड़े पतरे के डिब्बे में रख लिया। ये डिब्बा लेकर वो स्कूल के पास पहुंचा। आओ बच्चों, आओ आओ, 1 रुपए का केक, 1 रुपए का केक, 1 रुपए का केक, आओ आओ। 1 रुपए का केक सुनकर बच्चे ललित के पास भागे चले आए। एक केक दो ना अंकल। मुझे भी। बच्चे ललित को पैसे देते गए और केक खरीदते गए। कुछ ही मिनटों में सारा का सारा केक खत्म हो गया। ललित ने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे। वो खुश था। अगली सुबह उसने ज्यादा केक बनाया और वो केक भी हाथों हाथ बिक गए। फिर ये सिलसिला चलता रहा और देखते ही देखते ललित ने अपनी खुद की बेकरी खोल ली। उसके 1 रुपए वाले केक ने उसकी जिंदगी को अलग मुकाम दे दिया। कहाँ वो नौकरी की तलाश में था और कहाँ अब उसकी बेकरी में दूसरे लोग नौकरी कर रहे थे। ये पूरा सफर बस 1 रुपए वाले केक की वजह से तय हुआ। 1 रुपए वाला केक ललित की सफलता का रास्ता था। श्याम और रीमा शौहर बीवी थे। दोनों अपने बच्चों के साथ मनाली में रहते थे। दिन में श्याम और रीमा मैगी बेचते और शाम होते ही दोनों मोमोज बेचना शुरू करते थे। उन दोनों का कारोबार बहुत चलने लगा। जो लोग मनाली घूमने जाते वो जरूर उनके यहाँ मोमोज खाने के लिए जाते थे। लोगों को बहुत पसंद आता था। लोग शाम के मोमोज के मुरीद हो गए थे। रीमा की मैगी के खरीदार नहीं आते थे। इससे श्याम और रीमा में अनबन होने लगी। क्यों बेगम, आज क्या बनाई हो खाने में? तुम्हारे हाथ की मैगी खाए तो बहुत दिन हो गए हैं। हाँ जी, ठीक कहते हैं आप। बना लीजिए मेरा मजाक। मैं तो हूँ ही इसी लायक। बाहर लोगों को मेरी मैगी पसंद नहीं आ रही और ऊपर से आप भी शुरू हो गए। रीमा गुस्से से किचन में चली जाती है। एक दिन शाम की दुकान पर एक आदमी आया और कहने लगा, भाई साहब, आपके मोमोज लाजवाब हैं। ऐसे मोमोज मनाली तो क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मेरा तो दिल करता है भाई कि मैं आपके हाथ चूम लूं। तारीफ सुने कई दिन हो गए थे, आप आज आए हैं। ये सारी चीजें सुन सुनकर थक गया हूं मैं। कुछ लेना है तो बोलिए। बस ख्याल रखिएगा आपकी सफलता इंतहा पार न कर ले। सफल हूँ इसीलिए मुझे गुरूर है। वो आदमी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। शाम की सफलता को देखकर कई और लोगों ने वहाँ पर मोमोज की गाड़ी लगा दी। लगता है हमारे धंधे को किसी की नजर लग गई है। मैंने आपको कहा था ना, ज्यादा हवाबाजी मत कीजिए। अब देखिए, हमारा व्यापार देखते ही बाकी लोगों ने भी मोमोज का ठेला खोल लिया है। तुम इसकी फिक्र मत करो। लोग कारोबार नहीं, रवैया देखकर खरीदारी करते हैं।
और वही लोग व्यापार और व्यवहार करके हमसे आगे निकल जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई तरकीब हमें निकालनी होगी, वरना तुम्हारी बातें सच साबित होंगी। श्याम रीमा की बातों को अनदेखा कर देता है। कुछ दिनों के अंदर ही उनका कारोबार ठप हो जाता है। श्याम इस बात से फिक्रमंद हो जाता है। एक दिन श्याम बाजार से अपने कारोबार के सामान ला रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे चोट लग जाती है। जख्म गहरे होने की वजह से डॉक्टर ने कहा कि श्याम को 3 महीने तक आराम करना होगा। आपको इनका ज्यादा ख्याल रखना होगा। इनसे कहिए कि ये पहले जैसा काम ना करें, आराम करें। श्याम काम नहीं कर पाने की वजह से मायूस हो जाता है और घर की तकलीफ देखकर रीमा से कहता है, ये कैसा वक्त आ गया है हमारी जिंदगी में, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम अकेले ये सब कैसे कर पाओगी? इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आप घर की चिंता मत कीजिए, मैंने बच्चों को छुट्टी मनाने के लिए मायके भेज दिया है। कुछ दिन मैं आपका ख्याल रखकर घर चला लूंगी। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। रीमा ने अपना कारोबार फिर से शुरू कर दिया। श्याम की मदद ना मिलने की वजह से वो सिर्फ मैगी ही बनाकर बेच पाती थी, पर कारोबार ठीक ठाक हो रहा था। एक दिन सुबह रीमा ने अपनी दुकान खोली ही थी कि वहाँ पर एक गरीब बुढ़ा भीख मांगते हुए रीमा की दुकान पर आ गया। गरीब बुढ़ा रीमा को दुकान पर देखकर श्याम को ढूंढने लगता है। बेटी, यहाँ पर एक बेहतरीन मोमोज वाला नौजवान रहा करता था, वो कहाँ चला गया? बड़े दिन हो गए उसने मुझे मोमोज नहीं खिलाए। जी, वो हमारे शौहर हैं। उनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए हम लोग सिर्फ मैगी ही बेचते हैं। मैं आपको मैगी खिला देती हूँ, आप इसे खा लीजिए। रीमा ने उस गरीब बुढ़े को मैगी दे दिया। मैगी खाते ही बुढ़े ने कहा, लाजवाब, ऐसा लजीज मैगी मैंने आज तक नहीं खाया। तुम दोनों मियाँ बीवी के हाथों में जादू है, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। गरीब बुढ़े की बात सुनकर रीमा को अच्छा लगा, मगर उसने मैगी के पैसे मांगे। जी शुक्रिया। अच्छा, अब मैगी के पैसे दीजिए। अब पैसे? कैसे पैसे? मैंने तो कभी तुम्हारे शौहर को पैसे नहीं दिए। मैं जब भी आता था वो मुझे मुफ्त में मोमोज खिलाता था। सुबह सुबह इन्होंने आकर दिन की शुरुआत ही खराब कर दी। लगता है आज का दिन ही बेकार जाने वाला है। गरीब बुढ़ा वहाँ से जाने ही वाला था, मगर वो रुक गया और बोला, मैं अक्सर तुम्हारे शौहर के हाथ के मोमोज खाकर उसे जादुई ताबीज दिया करता था, जिससे तुम्हारे दुकान की खूब बिक्री होती थी। वही मैं तुम्हें भी देने वाला हूँ। गरीब बुढ़े ने अपनी झोली में से एक ताबीज निकाली। इस ताबीज को तुम अपनी दुकान पर बांध दो और अपना कारोबार देखो। कैसी ताबीज? उन्होंने तो मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ये लो, और अब से मैगी और मोमो को साथ में मिलाकर बनाना शुरू कर दो। तुम मैगी बहुत बेहतरीन बनाती हो और अपने शौहर की मदद से मैगी और मोमोज को मिलाकर उसका कारोबार करो। इतना कहकर गरीब बुढ़ा वहाँ से चला जाता है। रीमा घर जाकर श्याम को सारी बातें बताती है। श्याम सारी बातें सुनकर कहता है, कई साल पहले एक बार ये गरीब बूढ़े बाबा हमारी दुकान पर आए थे। मैंने इन्हें मोमोज खिलाए। उस वक्त उन्होंने मुझे एक ताबीज दी थी, जिसे मैंने हमारे मोमोज की दुकान पर लगाई थी और दुकान चल निकली। लगता है ये वैसी ही ताबीज है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें मैगी और मोमोज बेचने चाहिए, मैगी और मोमोज का मिश्रण। जैसा उन्होंने कहा है हमें वैसा ही करना चाहिए, इससे हमारे कारोबार में सिर्फ बढ़त ही होगी। श्याम की बात सुनकर रीमा ने अपनी दुकान पर गरीब बूढ़े बाबा की ताबीज बांध दी और मैगी मोमोज बनाना शुरू कर दी।
देखते ही देखते पूरे मनाली में उसके मोमोज और मैगी की बहुत तारीफ होने लगी। रीमा के हाथ की मैगी और मोमोज मुसाफिरों को इतने पसंद आने लगे कि हर कोई मजे लेकर खाने लगा। दूसरे मोमोज वाले अपना कारोबार बंद करके वहां से चले गए और श्याम की तबीयत पहले से बेहतर हो गई। अब से मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, हमारा कारोबार और चलने लगेगा। हमारे मैगी और मोमोज अब सबको पसंद आने लगे हैं। क्यों ना हम अपना धंधा एक हाथ गाड़ी से नए कैंटीन में बदल लें और तरह तरह के मैगी और मोमोज बनाकर बेचें। इससे हमारा मुनाफा होगा। कैंटीन ही नहीं बल्कि अब हम मोमोज की पूरी फैक्ट्री खोल देंगे। तुमने परिवार और कारोबार बखूबी संभाला है। मेरे ना होने के बावजूद इससे ज्यादा गुरूर मुझे कभी नहीं हो सकता। श्याम और रीमा ने एक बड़ी सी मोमोज की कैंटीन खोल ली। उनका कारोबार पहले से 2 गुना ज्यादा चलने लगा और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ फिर से रहने लगे। अंश और प्रशांत का घर आमने सामने था। अंश के अब्बू जहाँ एक गरीब दूधिया थे, वहीं प्रशांत के अब्बू एक बड़े सरकारी अफसर थे। अंश जब प्रशांत के पास साइकिल, क्रिकेट बैट, वीडियो गेम जैसी चीजें देखता तो वो घर जाकर ये सभी चीजें अपनी अम्मी से मांगता। अम्मी मुझे वीडियो गेम दिलवा दो, प्रशांत के पास बहुत बड़ा वीडियो गेम है। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम एक वीडियो गेम खरीद सकें। तुम्हारे अब्बू एक गरीब दूधिया हैं। वो प्रशांत के अब्बू की तरह सरकारी मुलाजिम नहीं है। प्रशांत जब सड़क पर साइकिल चलाता तो अंश अपने दरवाजे पर बैठकर उसे देखता रहता। प्रशांत, थोड़ी देर के लिए अपनी साइकिल मुझे चलाने के लिए दे दो ना। गोचू, अपनी शक्ल देखिए, इतनी महंगी साइकिल मैं तुझे चलाने को नहीं दूंगा। तू जाकर अपनी भैंस की सवारी कर। अंश और प्रशांत एक ही महीने नवंबर में पैदा हुए थे। प्रशांत के जन्मदिन पर प्रशांत के घर पर बहुत बड़ा जश्न होता था। मोहल्ले के सब लोग जश्न में शामिल होते थे। अंश जब इस बार प्रशांत के सालगिरह पर गया तो उसने देखा कि प्रशांत के घर बहुत बड़ा बर्थडे केक रखा हुआ है, जिस पर ढेर सारी चॉकलेट्स लगी हुई हैं। प्रशांत चुपचाप अंश के पास आया और उसके कान में बोला, अंश, गोचू, तूने ख्वाब में भी कभी इतना बड़ा केक देखा है? तू मेहमान है, इसीलिए तुझे एक छोटा सा टुकड़ा खाने को मिलेगा। मैं तो सभी मेहमानों के चले जाने के बाद भर पेट केक खाऊंगा। कुछ दिनों बाद अंश का जन्मदिन आया। अंश अपनी अम्मी से जिद करने लगा कि उसके लिए एक बड़ा चॉकलेटी केक लाया जाए। अम्मी, प्रशांत के जन्मदिन पर आपने देखा था ना कि उसके लिए कितना बड़ा केक आया था। मेरे जन्मदिन पर भी उतना ही बड़ा केक लेकर आइए ना। बेटा, हम उतना बड़ा केक नहीं खरीद सकते। तुम्हारे अब्बू एक पेस्ट्री ले आएंगे, उसी पर मोमबत्ती लगाकर हम तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। नहीं, मैं पेस्ट्री से जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। अंश अपनी अम्मी से नाराज होकर केक की दुकान के सामने चला गया और वहीं पर बैठकर रोने लगा। एक आदमी जिसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे अंश के पास आया। क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रहे हो तुम? मेरे सामने रहने वाले प्रशांत के जन्मदिन पर बहुत बड़ा केक आया था, पर मेरी अम्मी मेरे जन्मदिन पर एक छोटा सा केक भी नहीं खरीद पा रही हैं। वो कहती हैं कि पेस्ट्री में मोमबत्ती लगाकर मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा। अजनबी आदमी ने चुटकी बजाई और उसके हाथ में एक खूबसूरत सा चॉकलेटी केक आ गया। ये लो, तुम ये केक अपने घर ले जा सकते हो। इसको अकेले मत खाना, दूसरे लोगों को भी बांटना। ये कभी खत्म नहीं होगा
और कभी भी खराब नहीं होगा। जो भी इसको खाएगा वो तुम्हें एक दुआ देगा जो सच होगी, लेकिन इसको सिर्फ अपने जन्मदिन पर ही काट कर बांटना। अगर तुमने केक को उस दिन काटा जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन नहीं है, तो केक खाने वाले दुआ नहीं बद्दुआ दे देंगे जो सच्ची हो जाएगी। अंश उस अजनबी का दिया केक लेकर अपने घर पहुंचा। इतना सुंदर चॉकलेटी केक तुमने कैसे खरीदा? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? नहीं अम्मी, मैंने चोरी नहीं की। एक अजनबी ने मुझे ये जादुई केक दिया है। इसको खाने वाले के मुंह से एक दुआ निकलेगी जो सच हो जाएगी अम्मी। उस रात अंश ने अपने जन्मदिन पर जादुई केक काटा। अंश ने जब केक अपनी अम्मी को खिलाया तो उसकी अम्मी ने उसे दुआ दी, मेरे बेटे को एक अच्छी सी साइकिल मिले। अगले दिन अंश के स्कूल में एक आर्ट मुकाबला हुआ जिसमें अंश की पेंटिंग को पहला इनाम मिला। इसमें अंश को एक खूबसूरत साइकिल दी गई। अंश साइकिल लेकर अपने घर पहुंचा। अम्मी, आपकी दुआ सच में सच हो गई। अब प्रशांत जब साइकिल चलाता तो अंश भी अपनी साइकिल लेकर सड़क पर आ जाता। गोचू, तेरे पास इतनी अच्छी साइकिल कहाँ से आई? मेरे पास एक जादुई केक है जिसे काट कर अगर किसी को भी खिलाओ तो वो जो दुआ देता है वो दुआ सच हो जाती है। मेरी अम्मी ने मुझे साइकिल मिलने की दुआ दी थी। प्रशांत ने पूरी बात जाकर अपने अम्मी अब्बू को बता दी। प्रशांत के अब्बा एक रिश्वतखोर लालची सरकारी मुलाजिम थे। उन्होंने सोचा कि अगर वो केक उन्हें मिल जाए तो फिर वो मनचाहा काम करा सकते हैं। प्रशांत के अब्बा ने कुछ चोरों को रुपए दिए और अंश के घर रात में डाका डलवा दिया। चोरों ने अंश और उसके अम्मी अब्बू के मुंह पर कपड़ा बांध दिया और जादुई केक चुरा कर ले गए। अब हमारे पास जादुई केक है। प्रशांत की अम्मी, मैं तुम्हें केक खिलाऊंगा, फिर तुम मुझे दुआ देना कि मैं शहर का सबसे बड़ा सरकारी अफसर बन जाऊं। प्रशांत के परिवार को पता ही नहीं था कि जादुई केक सिर्फ जन्मदिन वाले दिन ही काटना चाहिए, वरना केक खाने वाले के मुंह से दुआ की जगह बद्दुआ निकलती है और वो सच हो जाती है। प्रशांत के पिता ने केक काटकर अपनी बीवी को खिलाया। अब जल्दी से दुआ बोलो। आपकी सरकारी नौकरी छूट जाए और आप भी एक दूधिया बन जाएं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये तुमने क्या बोल दिया? तुरंत ही प्रशांत के अब्बू के पास एक फोन आया जिसमें उनके एक सीनियर ने उन्हें बताया कि रिश्वतखोरी के इल्जाम में प्रशांत के अब्बू को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। जुर्माना चुकाने के बाद प्रशांत का परिवार अंश के परिवार की तरह गरीब हो गया। प्रशांत के मामू जान एक भैंस लेकर प्रशांत के घर पहुँचे। आपा, मैंने सुना है कि दूल्हे भाई की नौकरी छूट गई है। ये भैंस पाल लो और दूध का धंधा शुरू कर दो। कम से कम खाने पीने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। प्रशांत का परिवार रोते हुए भैंस लेकर अंश के घर पहुंचा। अंश, हमने तुम्हारा जादुई केक चुराया था ताकि हम बहुत ज्यादा अमीर बन सकें, लेकिन इसकी वजह से हम तो गरीब हो गए। अंकल, ये केक सिर्फ आपके जन्मदिन वाले दिन ही काटा जाता है, वरना केक खाने वाला शख्स आपको बद्दुआ देता है और वो बद्दुआ सच हो जाती है। तब प्रशांत और प्रशांत के अब्बू को अपनी चोरी पर बेहद अफसोस हुआ। उन्हें समझ आ गया था कि चुराई गई चीज से फायदे से ज्यादा नुकसान होता है। आरती जिस मकान में रहती थी उसके मकान मालिक उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करते थे। आरती ने उनका काफी ख्याल रखा था। उसके मकान मालिक और मालकिन एक रोज बाहर निकले और कभी लौटकर नहीं आए। उनका एक कार हादसे में इंतकाल हो गया। वो अपना घर आरती के हवाले छोड़ गए थे और आरती
उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। पर एक रोज मकान मालिक के बेटे और बहू आए। आरती, तुम्हें अम्मी अब्बू ने घर की जितनी चाबियां दे रखी हैं वो सब लौटा दो मुझे। भाईजान, चचा और चची जान ने सिर्फ दरवाजे की ही चाबियां दी थी मुझे, और कोई चाबी नहीं है मेरे पास। देखो आरती, अब मैं आ गया हूँ तो तुम मुझे सारी चाबियां दे सकती हो और ये घर भी छोड़ दो। भाईजान, मेरे पास एक ही चाबी है और वो मैं आपके हवाले कर दूंगी। रही बात घर छोड़ने की, तो मेरे पास रहने के लिए और कोई आसरा नहीं है। मैं कहाँ रहूंगी भाईजान? तुम कहीं भी रहो, हमें क्या। अपना कमरा जल्द से जल्द खाली कर दो। भाभी, ऐसा मत कहिए। मेरा इस शहर में चाचा चाची के सिवा और कोई नहीं था। मुझे थोड़ा वक्त तो दीजिए। दुरुस्त है, इस महीने के आखिर तक इस घर से निकल जाना। और हाँ, फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई चाबी है तुम्हारे पास तो चुपचाप मुझे सुपुर्द कर देना। भैया किस चाबी की बात कर रहे हैं? कहीं तहखाने की चाबी तो नहीं चाहिए उन्हें? पर तहखाने का दरवाजा तो खुला रहता है हमेशा। आखिर यहाँ ऐसा क्या है जिसके लिए भाईजान और भाभी जान मुझसे बार बार चाबी मांग रहे हैं? अरे, इस कमरे के अंदर नल क्यों खुला रह गया है? चचा जान चची जान भी क्या क्या अजीबोगरीब चीजें करते हैं। इतना गंदा पड़ा है ये नल भी। आरती डर जाती है और तुरंत नल बंद कर देती है। उसे लगता है कि ये शायद नकली सोना होगा। जरूर ये चाचा चाची जान की कोई शरारत रही होगी। दिखने में, छूने में और वजन से तो ये असली सोना लग रहा है। आरती ऊपर जाकर भाभी को बताने ही वाली होती है कि भाभी ऊपर से उसका नाम लेकर आवाज लगाती हैं। आरती, अरे आरती किधर मर गई? हाँ भाभी जान, आई। अरे मैं आपके पास ही आ रही थी। मुझे आपको कुछ बताना है। मेरे पास तेरे से गप्पे लड़ाने का वक्त नहीं है। जरा बाजार से सब्जी ले आ। भाभी जान, सुन तो लीजिए मेरी बात। तुमको यहाँ काम करने के लिए बुलाया है मैंने, बातें करने नहीं। अरे नहीं भाभी जान, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं बाजार से आकर बात करती हूँ आपसे। आरती ने अपने हाथों में 4 सोने के सिक्के ले लिए थे। बाजार जाते वक्त उसने पास वाले सुनार से सिक्के की जांच करवाई। सुनार ने उसे बताया कि ये सोने के सिक्के तो बिल्कुल असली और उम्दा किस्म के हैं। सुनार उसे शक की नजरों से देखते हुए पूछता है कि ऐसे सिक्के मिले कहां से। आरती ने कुछ जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। दूसरे रोज भाभी ने आरती से पूरे घर की सफाई में ही लगा दिया। जब भी आरती उनके पास बात करने जाती तो वो कोई नया काम थमा देती, और अगर आरती फिर भी बात करने की कोशिश करती तो भाभी उस पर चिल्लाकर उसे कामचोर कहती। आरती ने भी भाभी से तंग आकर सोचा कि वो अब सीधे भाईजान से ही बात करेगी। आरती ने सोचा कि वो एक बार नल को फिर से चेक कर लेगी कि कहीं वो एक ही दिन का चमत्कार तो नहीं था। आरती, इधर आना। जी चाचा जान। अरे बेटा, तुम 2 साल से दिनेश जी के यहाँ रह रही हो और उस दिन से पहले तुम कभी सोने के सिक्के लेकर नहीं आई। चाचा जान, वो कैसे बताऊं? शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। सोने के नल के बारे में? चाचा जान, आपको कैसे पता चला
क्या भाईजान भाभी ने कुछ कहा? नहीं बेटा, उस रोहन और उसकी नर्क चढ़ी बीवी से तो मैंने तभी बात करना बंद कर दिया था जब उसे घर से धक्के मार के निकाला गया था। अरे आप ये क्या कह रहे हैं चाचा जान? हाँ बेटा, दिनेश जी एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उन्हें एक दिन खुदा की ओर से तोहफे के तौर पर वो सोने का नल मिला। उन्होंने कभी उन सोने के सिक्कों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो महीने में बस 3-4 सिक्के निकालते थे और उसे फरोख्त के आसपास के अनाथ आश्रम में दान दे देते थे। पर ये रोहन, ये अपने अम्मी अब्बा जैसे बिल्कुल नहीं था। पर उनको घर से क्यों निकाल दिया? रोहन और उसकी बेगम को सोने के नल के लालच में अंधा कर दिया था। वो भी इस हद तक कि रोहन ने अपने खुद की अम्मी के ऊपर हाथ उठा दिया। दिनेश जी ने उसी वक्त दोनों को घर से रुखसत कर दिया। या अल्लाह, ये सब तो मुझे मालूम ही नहीं था, इसीलिए वो मुझे उस घर से निकालने की फिराक में लगे हुए हैं। बेटा, तुम किसी तरह से उस नल को छुपा दो, वरना वो रोहन और उसकी बेगम सारा सोना खा जाएंगे और दिनेश जी की आत्मा को कभी भी सुकून नहीं मिल पाएगा। पर चाचा जान, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो उस घर से निकाला जा रहा है। बेटा, उस नल को या तो तुम तोड़ दो या उन दोनों को उस घर से निकलवा दो। आरती घर पहुँचती है और वहाँ उसका इंतजार भैया भाभी जान के साथ साथ पुलिस भी कर रही होती है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लड़की जिसने मेरे अब्बा के कीमती सोने के सिक्के चुराए हैं। नहीं नहीं, ये सच नहीं है इंस्पेक्टर। अच्छा, झूठी, ये सच नहीं है तो तू ये सोने के सिक्के की थैली लेकर कहाँ भागने वाली थी? देखिए सर, इसने सारे कपड़े भी पैक करके रखे हैं भागने के लिए। नहीं सर, ये बिल्कुल सच नहीं है, बल्कि मुझे ये लोग घर से निकाल रहे थे। इंस्पेक्टर ने आरती को पकड़ लिया और जेल ले जाने लगा। तभी सुनार और आसपास के लोग आरती की मदद करने आए और सबने रोहन और मीता की सच्चाई इंस्पेक्टर को बता दी और इंस्पेक्टर को मजबूर कर दिया कि रोहन और मीता को पकड़कर जेल ले जाने के लिए। रोहन और मीता को जेल हो गई और आरती ने दिनेश शर्मा के नाम से उस घर में एक अनाथ आश्रम खोल लिया और उन सिक्कों से गरीबों की मदद करने लगी।